बच्चों आज क्लास में जो कुछ भी होगा, अगर आप चाहते हैं कि वो ढंग से लिखा हुआ आपको प्रिंटेड नोट्स के रूप में मिल जाए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SS Academy बेतिया को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सारे लेक्चर्स के PDF, उनसे रिलेटेड होमवर्क्स और उनके सॉल्यूशंस बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है वो व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग ऐप है जो पूरी तरीके से इंडियन है और उसमें व्हाट्सएप से भी कहीं ज़्यादा फीचर्स हैं। तो आप उसको बड़ी आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप उसमें SS Academy बेतिया सर्च करेंगे और सामने ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसको उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेंगे। बच्चों फिजिक्स में ढेर सारे मैथमेटिकल फंक्शंस मिलते हैं। अब ये मैथमेटिकल फंक्शंस क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स में फंक्शन का मतलब होता है रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल्स किस रूल के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको लिख के देख लेते हैं। फंक्शन इज इक्वल्स टू, या फंक्शन जो होता है वो होता है रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्लियर? तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ऐसे करके लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स नज़र आ रही होंगी x और y, और दो कांस्टेंट्स नज़र आ रही होंगी 3 एंड 4। 3 एंड 4 कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं इस इक्वेशन में, लेकिन x और y की वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए हम इनको वेरिएबल बोलेंगे। जैसे x की जगह पे अगर आप 0 डालेंगे, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डालते हैं। अगर आपने 0 डाला तो y की जगह पे आपको 4 मिलेगा। x की जगह पे अगर आपने 1 डाला तो y इक्वल्स टू 7 मिलेगा। x की जगह पे 2 डाला तो y इक्वल्स टू 10 मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि इनकी वैल्यूज़ बदल रही हैं इसीलिए हम इनको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन में हमको साफ साफ दिख रहा है कि x और y एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, और एक फिक्स्ड रूल के तहत रिलेटेड है। फिक्स्ड रूल इसीलिए क्योंकि अगर आप x की जगह पे 0 डालेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स है कि आपको y के रूप में 4 मिलेगा, है ना, ये फिक्स्ड है। x की जगह पे 1 डालेंगे तो y की जगह पे आपको 7 मिलेगा, ये भी फिक्स्ड है। x की जगह पे अगर आप 10 डालेंगे तो y की जगह पे आपको 34 मिलेगा, ये भी फिक्स्ड है। क्लियर है? तो चूँकि ये दो वेरिएबल्स, ठीक है, एक रूल के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक फिक्स्ड रूल के तहत, इसीलिए हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। अब अगर नाम की बात हुई तो हम इसको लीनियर फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है, और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चूंकि ये लीनियर है तो इसीलिए हम इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, लीनियर फंक्शन कहते हैं। अब इन दो वेरिएबल्स में किसी एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और दूसरे वाले को हम डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ y की वैल्यू कितनी है, तो तुम मुझसे बोलोगे कि सर पहले आप x की वैल्यू तो बताइए क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है ना। तो तब मैं बोलूँगा कि अच्छा हाँ, x की जगह पे अगर 0 है तो बताओ y की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तब आप बोलेंगे 4। मैं बोलूँगा x की जगह पे 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, तब आप बोलेंगे 7। इसका मतलब y डिपेंड कर रहा है कि आपने x की जगह पे क्या रखा है। क्लियर है? तो इस y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। क्लियर है? और चूंकि x की जगह पे आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है कि आप जो भी चाहे डाल सकते हैं। क्लियर? आपने कभी 0 डाला, कभी 1 डाला, कभी 2 डाला, कभी 10 डाला, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मर्जी हम डाल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम कुछ डालते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, और y के रूप में हमको आंसर मिल रहा है, और जहाँ पे हमको कुछ मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इनपुट भी कह सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम आउटपुट भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये फिक्स्ड नहीं है कि हम दोनों में से किसको इंडिपेंडेंट बोले और किसको डिपेंडेंट बोले। जैसे आपको लग रहा होगा कि इस इक्वेशन में
हमेशा x को ही इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट बोला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर हम चाहें तो y की जगह पे वैल्यूज़ को पुट कर करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। जैसे थोड़ा सा करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम इधर से इधर लेके आते हैं, तो ये y-4 बनेगा और इधर रहेगा 3x, ठीक है। तो 3x इज इक्वल्स टू y-4, ठीक है। अब इस 3 को हम दोनों के नीचे लेके जाते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू y और -4/3 ऐसे करके आएगा। क्लियर है बच्चों? सेम इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन अब ध्यान से देखें तो हमको ये y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम y की जगह पे चीज़ों को डालेंगे तो हमको x के रूप में आंसर मिलेगा। बात समझ में आई? बिल्कुल, आप इसकी जगह पे 0 डाल दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा -4/3। आप इसकी जगह पे 10 डालिए, ठीक है ना। 10 डालिएगा तो 6/3 का मतलब आपको 2 मिलेगा। तो y की जगह पे आप चीज़ों को डालते जाइए और x के रूप में आपको आंसर मिलता जाएगा। तो इस केस में देखा जाए तो अब की बार ये इनपुट रहा, क्लियर है, और ये जो है वो आउटपुट हो गया। बात समझ में आई? तो ये फिक्स नहीं है कि हम किसको इंडिपेंडेंट और किसको डिपेंडेंट बोलेंगे, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि दोनों को हम इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते हैं। दोनों कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। जैसे अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 3x + 4 और मैंने कहा कि एक काम करिए, x की जगह पे आप 1 डालिए और y की जगह पे आप 3 डालिए, कभी पॉसिबल नहीं है ये। आप करके देख लें। x की जगह पे जैसे ही आप 1 डालेंगे तो ये होगा 7, ठीक है। 3 × 1 + 4 7, और इधर आपने y की जगह पे 3 डाला। ये कभी पॉसिबल है क्या कि 3 इज इक्वल्स टू 7 हो जाए, है ना। तो कभी भी दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, कभी भी दोनों डिपेंडेंट नहीं हो सकता, लेकिन किसी एक को आप डिपेंडेंट और किसी एक को आप इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसको मैं मिटा दूं, है ना। PDF में आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी ढंग से, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, ये तो सिर्फ एक टाइप का फंक्शन था, लीनियर फंक्शन। हम कुछ और भी फंक्शंस देख लेते हैं जो हमको फिजिक्स में मिलेंगे। लाइक y इज इक्वल्स टू x² - 3x, या ऐसे 2x² ले लो, 2x² - 3x + 4, ठीक है। यहाँ भी अगर हम ध्यान से देखें तो x और y एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे रूल थोड़ा दूसरा है ना। पिछली बार जब आपने अच्छा इसको कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी जगह पे 5 भी रख सकते हैं। पिछली बार जब आपने 0 रखा था तो 4 मिला था, अब की बार आप 0 रखेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। पिछली बार जब आपने 1 रखा था तो 7 मिला था, अब की बार आप 1 रख के देखें तो -1 + 4 +5 + 4 मिलेगा, ठीक है। पिछली बार जब आपने 1 रखा था तो 7 मिला था, अब की बार जब आप 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा। तो ये रूल दूसरा है, इसका मतलब ये फंक्शन भी दूसरा है, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम कैसे देंगे हम, तो हमने देखा कि x का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हिंदी में इसको द्विघात कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कहा, ये रहा एक टाइप का क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्लियर है? अच्छा, हम बारी बारी से पढ़ेंगे सबके बारे में, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ और भी फंक्शंस देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू, जैसे कहीं sin x लिखा हुआ है, यहाँ भी x और y एक दूसरे से रिलेटेड है ना, और यहाँ रूल थोड़ा दूसरा है, ठीक है। पिछली बार आपने 0 रखा था तो 4 आया था, उसके बाद 0 रखा तो 5 आया था, लेकिन आप यहाँ 0 रखे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि sin 0 0 होता है, ठीक है। इसको हम नाम से देख के ही समझ आ रहा है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको हमने कहा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? कुछ और भी फंक्शंस जो आपको मिलेंगी, y इज इक्वल्स टू e⁻x टाइप का कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। और ये एक तरीके का कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू लगभग 2.7 के करीब में होती है। पाई की तरह ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2.7 के करीब में होती है, और इसको नेपियर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, इस e को, और ये e आपको बहुत मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जिसमें ये जो पावर है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है बच्चों। चलिए और भी देखते हैं। y इज इक्वल्स टू, कहीं लिखा हुआ है ऐसे log x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू log x।
क्लियर है। अब इसको अब तक 10th क्लास तक तो हम इसको इसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन एक स्पेशल लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। और इसको लॉगरिदमिक फंक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के लिए। केमिस्ट्री में भी आपको लॉग मिलेगा, है ना। तो लॉग वाले लेक्चर को आप बिल्कुल बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और y इज इक्वल्स टू ऐसे मॉड ऑफ x। ये जो दो लाइन आपको दिख रही हैं, ये एक तरीके का सिंबल होता है और इसको मॉड कहते हैं, है ना। और इसका फुल फॉर्म होता है मॉडुलस। तो हम कह सकते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्वांटिटी को जब आप मॉडुलस के अंदर रखते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होकर बाहर निकलता है। हाँ, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी क्वांटिटी आपने रखा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे अगर आपने 4 रखा तो आंसर 4 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने -4 रखा तो इसका आंसर भी 4 ही होगा। एक्चुअली ये सिर्फ अमाउंट को बताता है ना, ये साइन कंसीडर नहीं करता। प्लस है कि माइनस है, इसको कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ आपको अमाउंट बता देगा कि अमाउंट में ये 4 है। क्लियर है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है, तो आप इसका ख्याल रखेंगे। और ये बहुत सिंपल भी है, ठीक है ना। अगर कहीं लिखा हुआ है -50 तो इसका आंसर हो जाएगा 50। कहीं लिखा हुआ है 100 + 100 तो इसका आंसर 100 ही होगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। या यूँ कहें कि नॉन नेगेटिव होता है, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा। 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं जो हमको फिजिक्स में मिलेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको याद होगा 9th क्लास में आपने एक इक्वेशन पढ़ा था, v = u + at। क्लियर है। अब देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें ना, तो y की जगह पे अब की बार ये v आया है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये आया है इस 4 की जगह पे। अगर हम इससे कंपेयर करें, ठीक है, तो इस 4 की जगह पे आया है, ठीक है। उसके बाद प्लस है, a आया है इस 3 की जगह पे और t आया है x की जगह पे। यानी इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं वो वेलोसिटी है और टाइम है। टाइम आया है x की जगह पे, ठीक है। तो कंपेयर करें तो ये भी कुछ y = 3x + 4 की तरह आ रहा है ना। तो हमको लीनियर फंक्शंस के बारे में भी थोड़ा सा देखना होगा, इसके ग्राफ वगैरह के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम s = ut + ½ at² देखें, जिसमें t² आ रहा है, तो वो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के जब हम SHM वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट = लिखा जाता है a sin ऐसे ωt + φ करके। क्लियर है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। और भी आगे जाएंगे तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया, चाहे डिके एंड ग्रोथ ऑफ करंट हो गया, चाहे रेडियो एक्टिव डिके वगैरह जहाँ हम पढ़ते हैं, वहाँ हमको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा, q = Q0 e⁻ t/τ ऐसे करके। क्लियर है बच्चों। तो ये सब मिलेगा, कहीं ना कहीं हमको फिजिक्स में मिलता रहेगा। तो थोड़ा बहुत अगर इनके बारे में हम पहले से जान के रखेंगे तो आगे चल के घबराहट नहीं होगी, ठीक है बच्चों। बता दूं ये सब ऐसे ही बस मैंने बता दिया आपको, आगे चल के तो डिटेल में पढ़ना ही है इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए, फंक्शन को जनरलाइज करके कैसे लिखा जाता है, ठीक है। एक फंक्शन को लिखने का जनरल फॉर्म कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे 5x² - 3x + 4 = 0 ऐसे करके ना। या अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख रहे हैं तो इसको y से इक्वेट कर लीजिए आप, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन को जनरलाइज करके अगर आपको लिखना रहे तब तो आप हमेशा ऐसे ही लिखते हैं ना, ax² + bx + c ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे ही ये तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो गए,
लेकिन फंक्शन को जनरलाइज करके हम कैसे लिखते हैं, तो वो लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे करके। इज इट क्लियर? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। और इसको पढ़ते हैं हम कुछ ऐसे, y इज द फंक्शन, ये फंक्शन लिखा है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का फंक्शन है, और इसको जनरल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है y डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है। y इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब हुआ कि y डिपेंड्स अपॉन x, y x पर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? हाँ, अब ये अलग बात है कि इस fx की जगह पे, ठीक है, इस fx की जगह पे हम चाहें तो 3x प्लस 4 भी रख सकते हैं, हम चाहें तो इस fx की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 रख सकते हैं, हम चाहें तो इस fx की जगह पे sin x रख सकते हैं, हम चाहें तो इस fx की जगह पे e टू दी पावर x रख सकते हैं। ये हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? अगर हमने इस fx की जगह पे 3x प्लस 4 रख दिया तब ये वाला इक्वेशन मिलेगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अगर आपने fx की जगह पे sin x रख दिया तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, फिर अगर आपको ये क्लियर हो तो हम आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये fx कुछ भी हो सकता है, उसकी जगह पे हमारी मर्जी, हम जो चाहे रख सकते हैं। हम fx की जगह पे log x भी रख सकते हैं, fx की जगह पे हम चाहें तो mod x भी रख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, और मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसका एरिया कितना होगा। आप बता सकते हैं क्या? नहीं। आप बोलेंगे कि सर इसका रेडियस कितना है, बोलेंगे ना। तो मैं पूछूंगा भाई क्यों, रेडियस क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तब आप बोलेंगे कि सर ये जो एरिया होता है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि एरिया ऑफ द सर्कल इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। एरिया चूंकि रेडियस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ द सर्कल इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। तो मैं पूछूंगा कि भाई ठीक है, ये तो पता चल गया कि एरिया जो है वो रेडियस पर डिपेंड करता है, लेकिन किस तरीके से डिपेंड करता है, तो उसके लिए आपको इस एफ आर की वैल्यू लिखनी होगी। और यहाँ पे जो एफ आर है वो पाई आर स्क्वायर है। क्लियर है? लेकिन ये एक सर्कल है, लेकिन अगर मैंने एक स्फेयर ड्रॉ किया, स्फेयर, बच्चों सर्कल और स्फेयर में अंतर होता है ना। जैसे चूड़ी जो होती है ना, चूड़ी वो सर्कुलर होती है, ये सर्कुलर है, ठीक है। ये प्लेनर होता है, ये 2D में होता है। लेकिन जो स्फेयर होता है वो बॉल होता है, गेंद होता है, ये ऐसा रहेगा स्फेरिकल। क्लियर है? स्फेयर और ये सर्कल। तो मैंने एक स्फेयर ड्रॉ किया। अब मेरी मजबूरी है कि मैं 3D में ड्रॉ नहीं कर सकता, तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक स्फेयर है। क्लियर? अब अगर मैंने आपसे पूछा, ठीक है, कि बताइए स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया, तो आप बोलेंगे कि सर आप रेडियस बताइए, क्योंकि इसका सरफेस एरिया भी रेडियस पर डिपेंड करता है ना। इसका मतलब हुआ कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ रेडियस। लेकिन यहाँ पे एफ आर की वैल्यू जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर होगी। इज इट क्लियर? मैंने कहा ना कि हम एफ एस की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो वैसे ही हमने एफ आर की जगह पे यहाँ रखा पाई आर स्क्वायर और हमने यहाँ रखा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? जैसे ही आप एफ आर की जगह पे पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा ए इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ रेडियस, और यहाँ पे एफ आर की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई आर होगी। ठीक उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ रेडियस,
यानी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रेडियस। इज इट क्लियर? और यहाँ पे एफ आर की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया था फंक्शंस वगैरह के बारे में, है ना, जो अभी थोड़ा और बचा हुआ है देखेंगे, लेकिन आपको जानना था ये। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। अब देखो बच्चों, क्या है कि फंक्शन को हम एक मशीन की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मशीन में हम कहीं कुछ डालते हैं, अंदर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद कुछ निकलता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा मशीन लेते हैं, आटा चक्की वाला मशीन आपने देखा होगा। ठीक है, तो मैं उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ, वो पूरा तो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो समझ लीजिए कि ऐसा एक आटा चक्की वाली मशीन है ना। बोलो, ऐसे होता है ये। यहाँ ऊपर से हम कुछ जैसे गेहूँ वगैरह डालते हैं तो अंदर में वो पिसता है और इधर से आटा निकलता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 2 होल्स हैं। ठीक है, 2 छेद हैं यहाँ पे। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसमें से कौन सा होल डिपेंडेंट होल है और कौन सा इंडिपेंडेंट है ना, तो आप क्या बोलेंगे? आप बताइए, वो कौन सी जगह है जहाँ हम जो चाहे डाल सकते हैं, वही इंडिपेंडेंट होल होगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला होगा इंडिपेंडेंट होल। यानी कि ये जो है ये है इंडिपेंडेंट होल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम डालते हैं, लेकिन यहाँ से क्या निकलेगा ये डिपेंड करेगा कि हमने क्या डाला है। आई बात समझ में? तो ये वाला जो होल है ये एक तरीके का डिपेंडेंट होल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम x डालेंगे नहीं, और इसी मशीन को हम कह सकते हैं fx, इसी को हम fx कह सकते हैं। जैसे मे बी कि ये 3x+4 हो, मे बी कि ये x² हो, मे बी कि ये sin x हो, तो यहाँ पे होगी प्रोसेसिंग। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, y = 3x+4 रखा हुआ है। ठीक है, अब ये 3x+4 वाली एक मशीन है, तो जैसे ही आप अंदर 1 डालेंगे तो अंदर प्रोसेसिंग होगी। आप डालिए, प्रोसेसिंग करिए, 7 आएगा और 7 इधर से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो आपने x के रूप में कुछ डाला, अंदर fx के रूप में कुछ प्रोसेसिंग हुई, और इधर बाहर हमको y के रूप में कुछ मिल गया। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं, अच्छा इसको हम लोग इनपुट कहते थे, आपको याद ही होगा, और ये है आपका आउटपुट। क्लियर है? अब देखो, ये इंडिपेंडेंट होल है, हमको पता था, और ये डिपेंडेंट होल है। इंडिपेंडेंट होल का मतलब हुआ कि हम वहाँ जो मर्जी चाहे डाल सकते हैं। तो आप शायद जानते होंगे कि आटा चक्की वाली मशीन में सिर्फ आटा ही नहीं पिसता है, उसमें और भी ढेर सारी चीज़ें हम पीस सकते हैं। जैसे अगर आप बड़ा बड़ा हल्दी का टुकड़ा डालेंगे तो हल्दी पाउडर बन के निकलेगा। आप सूखी मिर्च डालेंगे तो मिर्च पाउडर बन के निकलेगा। ठीक है, आप धनिया डालेंगे तो धनिया पाउडर बन के निकलेगा। आप चावल भी डालेंगे तो उसका आटा निकलता है। आई बात समझ में? तो आप अलग अलग चीज़ें डालेंगे, अलग अलग चीज़ें निकलेंगी। गेहूँ डालेंगे, आटा निकलेगा, हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर निकलेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें डालते थे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलती थी। क्लियर है? लेकिन हम मानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट होल है और हम यहाँ अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा है क्या कि मान लीजिए कभी आपके यहाँ आपका घर बन रहा हो, ठीक है, घर बन रहा हो और बालू ख़त्म हो गया हो, ठीक है, लेकिन पत्थर बचा हुआ है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा पत्थर बचा हुआ है, तो क्या आप ऐसा करेंगे क्या कि एक बोरा पत्थर लेके और आप आटा चक्की जो मशीन है उसके पास चले जाएं, जिसके पास मशीन है उसके पास जाएं और बोले कि थोड़ा इसको पीस के बालू बना देना? पॉसिबल है? वो क्या बोलेगा? अगर टेक्निकली देखा जाए, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में देखा जाए, तो वो बोलेगा कि सर ये जो मशीन है वो पत्थर के लिए अनडिफाइंड है, पत्थर के लिए दूसरी मशीन होती है, ये मशीन पत्थर के लिए नहीं है। या कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपके घर अगर 50 मेहमान आए हों, उनको जूस पिलाना हो, तो आप एक बोरा संतरा लेके उसके यहाँ चले गए, ठीक है, आटा चक्की की मशीन वाले के पास, और आप बोले कि थोड़ा सा इसको डाल के जूस निकाल देना, है ना, तो क्या उसमें से जूस निकलना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। वो बोलेगा कि सर ये जूस निकालने के लिए ये मशीन जो है वो अनडिफाइंड है, यानी किसी भी फल के लिए ये मशीन अनडिफाइंड है। बात समझ में आई? तो
तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिटेड वैल्यू होगी, ठीक है। उसी लिमिटेड वैल्यू के अंदर हम कुछ डाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो अगर यहाँ हम पत्थर डाल नहीं सकते हैं, इसका मतलब है यहाँ से बालू निकल नहीं सकता है। अगर हम यहाँ संतरा डाल नहीं सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से उसका जूस निकल नहीं सकता है। तो डाली गई वैल्यूज़ भी लिमिटेड होती हैं। आप कोई भी सूखा अनाज डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और निकलने वाली चीज़ों की वैल्यू भी लिमिटेड होती है। आप चावल डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, मिर्चा डाल सकते हैं, आप चना डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इधर से आटा निकल सकता है, धनिया पाउडर, बेसन, सत्तू, ये सब निकल सकता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, जिसके लिए ये फंक्शन, ये मशीन डिफाइंड होता है, उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इसको लिखते हैं हम। इसको लिखते हैं the possible values of independent variable for which the function is defined, ठीक है। उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई बात समझ में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ पॉसिबल है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ, या पॉसिबल ही लिख लेते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली हम x लेते हैं, जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम x लेते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल जनरली हम y लेते हैं, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर ये एक फंक्शन है, तो मैं पूछूं कि बताओ इसके डोमेन में क्या क्या आएगा, तो तुम बोलोगे डोमेन का मतलब हम जो चीज़ है इसमें डाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर गेहूँ आएगा, चावल आएगा, हल्दी का टुकड़ा आएगा, धनिया आएगा, है ना, मिर्च आएगा, चना आएगा, ठीक है। और मैं अगर पूछूं कि इसके रेंज में क्या क्या आता है, रेंज का मतलब हमको क्या क्या मिल सकता है, तो आप बोलेंगे आटा आएगा, धनिया पाउडर आएगा, हल्दी पाउडर आएगा। क्लियर है ना? इस तरीके से। तो जिस तरीके से इस मशीन के अंदर कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ हम डाल सकते थे और लिमिटेड वैल्यूज़ ही हमको मिल सकती थी, उसी तरीके से अलग अलग फंक्शंस में भी लिमिटेड वैल्यूज़ ही डाली जा सकती हैं और लिमिटेड वैल्यूज़ हमको मिल सकती हैं। क्लियर है? तो चलिए ऐसे कुछ फंक्शंस को हम देख लेते हैं जिनके डोमेन और रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आओ देखते हैं। शुरुआत करते हैं, चलिए इधर से लिखते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे जो पहला फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है बच्चों, अब देखो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। ठीक है, x की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, तो जनरली आप तीन चीज़ें चेक कर लीजिएगा। आप कोई नेगेटिव चीज़ डाल सकते हैं कि नहीं, आप कोई पॉजिटिव चीज़ डाल सकते हैं कि नहीं, और आप ज़ीरो डाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इससे लगभग आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो x की जगह पे हम क्या क्या डाल सकते हैं, क्या हम x की जगह पे -10 डाल सकते हैं, तो हाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -10 जब आप डालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -0.1। इज इट क्लियर? आप नीचे -10 डालेंगे, माइनस ऊपर जाएगा और 1/10 0.1 हो जाएगा। तो हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम +10 भी डाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 0.1। लेकिन क्या आप यहाँ पे 0 डाल सकते हैं क्या? ये हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड होता है। आई बात समझ में? यानी कि इस फंक्शन के डोमेन में 0 नहीं आएगा। क्लियर है? 0 नहीं आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो x होगा वो बिलोंग करेगा, ठीक है, ऑल रियल नंबर। ठीक है बच्चों, मतलब कुछ भी हो सकता है, -∞ से लेके +∞ तक हम सब कुछ डालेंगे एक्सेप्ट 0। सिर्फ 0 को उसमें से हम घटा लेंगे।
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी डालिए, सारा रियल नंबर आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़ीरो नहीं होगा। और इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, माने एक्स हो सकता है कोई भी रियल नंबर, लेकिन सिर्फ ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता दूं। कहीं लिखा हुआ है ऐसे 2,10 है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये ऐसे लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ऐसे। अब आप बताइए कि क्या ये तीनों सेम चीज़ लिखा हुआ है कि तीनों में डिफरेंस है किसी तरीके का? आराम से सोचिए, ठीक है। इसको ओपन ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट, और ये तो कर्ली वाला है, इसको तो आप जानते ही हैं। तो आप बताइए कि इन तीनों में कोई डिफरेंस है या तीनों सेम चीज़ है? कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है इन तीनों में, ठीक है। मैथमेटिकली देखा जाए तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इन बिटवीन 2 and 10, यानी 2 और 10 के बीच में, ठीक है। आपको 2 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है। बात समझ में आई? 2 और 10 के बीच में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब इसमें आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा है x बिलोंग्स टू इतना, x बिलोंग्स टू इतना एंड x बिलोंग्स टू इतना। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब हुआ कि x जो होगा ना वो 2 और 10 के बीच में होगा, 2 और 10 नहीं होगा, है ना। यानी 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, x जो है वो 10 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा, है ना। x 2 से बड़ा और 10 से छोटा। क्लियर है? तो कभी भी अगर आपको ऐसा साइन दिखाई दे तो इसका मतलब हुआ कि आपको इसको और इसको इंक्लूड नहीं करना है। आई बात समझ में? अच्छा, इसका मतलब होता है फ्रॉम 2 to 10, यानी 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक सब कुछ आएगा इसमें। यानी आपको 2 को भी इंक्लूड करना है, 10 को भी इंक्लूड करना है, और उसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको इंक्लूड करना है। जैसे 5 को भी, 5.5 को भी, 7.3 को भी, है ना। 2 और 10 के बीच में भी लेना है और 2 और 10 को भी लेना है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ जो होगा ना वो x छोटा या बराबर होगा 10 के, ठीक है, और बड़ा या बराबर होगा 2 के। नहीं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10। क्लियर है? मतलब 2 और 10 को भी आपको इंक्लूड करके चलना है अगर आपको ऐसा वाला ब्रैकेट कहीं दिखाई दे तो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि x जो होगा वो या तो 2 होगा नहीं तो 10 होगा, बस इन्हीं दोनों में से होगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक और तरीके से हम लिखते हैं, है ना। अगर मैंने ऐसे लिखा x बिलोंग्स टू, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0, ठीक है। यूनियन का मतलब हुआ कि आपको इसको भी लेना है और इसके बगल में मैं जो लिखूंगा उसको भी लेना है, दोनों को ले लेना है, ठीक है। 0 to इनफाइनाइट, और मैं आपसे बोलूं कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखा हुआ है, आप यकीन करेंगे? देखिए आप, देखिए ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 0, लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं करना है। यानी ये लिखा हुआ है 0 से छोटी सारी चीज़ें, माने 0 से छोटा आपको इनफाइनाइट तक चले जाना है नेगेटिव में। क्लियर है? और इसका मतलब हुआ कि 0 से बड़ी सारी चीज़ें, 0 से बड़ी जितनी भी नंबर्स हैं आपको इसमें इंक्लूड करना है, 0 से छोटी जितनी नंबर्स है आपको इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। लेकिन 0 इंक्लूड करना है क्या? इसमें कहीं भी 0 इंक्लूड करने का जिक्र नहीं है। बात समझ में आई? और एक और चीज़, ठीक है, एक और चीज़, कभी भी इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट हो, वहाँ ये क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगता, क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट वही लगता है जहाँ चीज़ें बराबर होती हैं, और इनफाइनाइट कभी किसी के बराबर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो इसीलिए कभी भी इनफाइनाइट के बगल में ये ओपन ब्रैकेट ही लगता है, ठीक है।
तो ये दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, आप घबराइए मत, ठीक है। अब हम आते हैं इस फंक्शन के रेंज के ऊपर, यानी हम पता करते हैं कि y की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है, y की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो देखते हैं, एक मिनट। अच्छा एक बात बताइए, y की जगह पे आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिल सकते हैं, जैसे आपको -10 भी मिल सकता है। कैसे? तो आप यहाँ पे -0.1 रख दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही -0.1 रखेंगे, माइनस ऊपर चला गया और 0.1 का जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमको -10 भी मिल सकता है, यहाँ पे हमको, आप यहाँ 0.1 रखेंगे ना, 0.1 रखेंगे तो आपको 10 भी मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं रख सकते हैं कि y = 0 हो जाए। आप यहाँ कुछ भी रख के देखिए, तो आप यहाँ 0 रखेंगे तब तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं रखा जा सकता x की जगह पे कि y हमको 0 मिले, यानी y कभी भी 0 नहीं हो सकता। और वैसे भी यार, अगर हम चाहें तो इसको ऊपर और इसको नीचे लेके जा सकते थे कि नहीं, यानी x = 1/y हो जाता। तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, वैसे ही यहाँ पे y की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, यानी y कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, ठीक है बच्चों। तो इस सिचुएशन में x हो चाहे y हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि y ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। बात समझ में आई? एक्सेप्ट 0। चलिए ठीक है, तो ये आप इसका ख्याल रखेंगे, है ना। और हम थोड़ा सा कुछ और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ है, मैं अगर आपसे बोलूं कि √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू आप सोच के बताइए। ठीक है, आपके दिमाग में, बहुतों के दिमाग में 2 आंसर्स आई होंगी। कुछ लोग कह रहे होंगे कि 2 होगा और कुछ लोग कह रहे हैं +-2, ठीक है। अब आप एक बार फिर से सोचिए, 2 या +-2। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% केसेस में, या 90 क्या 95% केसेस में, जब कभी भी ये क्वेश्चन मैं क्लास में पूछता हूँ, ठीक है, तो दोनों जवाब आती हैं, ठीक है ना। कुछ लोग 2 कहते हैं, कुछ लोग +-2 कहते हैं। लेकिन अगर मैं 2 मिनट शांत रह जाऊँ ना, तो लगभग 95% केसेस में 95% स्टूडेंट्स का आंसर अल्टीमेटली +-2 आ जाता है, ठीक है। यानी कि √4 की वैल्यू होती है +-2, ये लगभग 95% लोग कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा वहम है, ठीक है। √4 का आंसर +-2 नहीं होता है। √4 √4 की वैल्यू जो होती है वो सिर्फ 2 होती है। अब ये थोड़ा सा आपको उठपटांग सा लगा होगा, मे बी अगर आप पहले से ये जानते होंगे कि √4 +-2 होता है, मे भी थोड़ा उठपटांग लगा हो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। x² = 4 लिखा है, ठीक है, x² = 4 लिखा है। आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। आप सोच के बताइए, x² = 4, तो x की वैल्यू कितनी। चलिए इसको मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। x² = 4, तो x की वैल्यू कितनी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अब जो भी आपका आंसर आया हो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ x = +-2 होगा। यहाँ सिर्फ 2 नहीं होगा, यहाँ +-2 होगा, ठीक है। अब मे भी कि आपको और कन्फ्यूजन हुआ हो, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर को हम इधर लेके जाते हैं, रूट बन गया ये, यानी कि दिस विल बिकम x = √4। और सर आपने तो अभी अभी बोला कि √4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, ठीक है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ +-2 आएगा। तब फिर आप यहाँ पे गलत बता रहे हैं। इसका मतलब है √4 की वैल्यू +-2 होनी चाहिए, है ना बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस टू है, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। इज इट क्लियर? नो क्लियर, कंफ्यूजन हुआ होगा ना। तो चलिए इस कंफ्यूजन को जो है हम अगले पार्ट में दूर करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए आप सोचिए कि क्यू रूट अंडर 4 सिर्फ +2 होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो है वो अगर ऐसा रहे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है बच्चों?